नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गुरुकुल एकेडमी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल की इस सीरीज में हमने पिछले कुछ वीडियोज में वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तापमान और वायु दाब से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। आज हम वायु दाब पेटियों का अध्ययन करेंगे और यही वायु दाब पेटियां पवनों को समझने का आधार होती हैं। पवन आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं और इसलिए पहले इन वायुदाब पेटियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद में पवनें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है, इन तमाम सारे बिंदुओं पर, पहलुओं पर चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। वायुदाब पेटियां, प्रेशर बेल्ट्स। हमारे ग्लोब में 4 वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं और इन वायुदाब पेटियों का वितरण 7 प्रकार से ग्लोब में होता है। प्रेशर बेल्ट्स। तो 4 वायुदाब पेटियां कौन कौन सी हैं? पहली वायुदाब पेटी है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और इस वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में होता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का विस्तार किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के मध्य होता है? सामान्य तौर पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती है। दूसरी वायुदाब पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और इस वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के मध्य होता है। तो 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में यह वायुदाब पेटी पाई जाती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के बीच में पाया जाता है। तीसरी जो वायुदाब पेटी है उससे बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट। सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट। इस वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 65 के बीच में है। 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ
और 60 डिग्री साउथ से लेकर के 65 डिग्री साउथ। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट किन अक्षांशों के बीच में एक्सटेंडेड होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह वायुदाब पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री और सदर्न हेमिस्फीयर में भी यह वायुदाब पेटी 60 से 65 के बीच में पाई जाती है। और चौथी वायुदाब पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यह जो वायुदाब पेटी है वो दोनों गोलार्धों में 80 से 90 के मध्य पाई जाती है। 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध में 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच ये वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो ये 4 वायुदाब पेटियां होती हैं। विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसका एक्सटेंशन दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यह प्रेशर बेल्ट दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच एक्सटेंडेड होती है। तीसरी वायुदाब पेटी है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यह वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है। और चौथी वायुदाब पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यह वायुदाब पेटी दोनों ही गोलार्धों में 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इन वायुदाब पेटियों का वितरण ग्लोब में किस प्रकार से होता है? जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब, तो सबसे पहले विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में ये जो वायुदाब पेटी है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये वायुदाब पेटी विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। दूसरी वायुदाब पेटी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये प्रेशर बेल्ट 30 से 35 के बीच है, 30-35 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट जो प्रेशर बेल्ट है वो है 60 to 65, 60 to 65, 60 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ। और जो आखिरी वायुदाब पेटी है वो है सब पोलर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और यह पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 80 से 90। इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, 60 से 65, 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ, और 80 से 90, 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ।
और ये जो वायुदाब पेटी है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 से 35 के बीच में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 से 35 के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 से 35 के बीच में जो वायुदाब पेटी पाई जाती है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और दक्षिणी गोलार्ध में 7 से 65 के बीच में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ये जो वायुदाब पेटी है ये है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्लोब में वायुदाब पेटियों का वितरण 7 प्रकार से होता है। जैसे पहली वायुदाब पेटी, दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। तो वायुदाब पेटियां कुल 4 होती हैं, लेकिन ग्लोब में इनका डिस्ट्रीब्यूशन 7 प्रकार से होता है। ये एक वायुदाब पेटियों की आदर्श स्थिति है, और ये आदर्श स्थिति है बच्चों 21 मार्च और 23 सितंबर की। 21 मार्च और 23 सितंबर की ये आदर्श स्थिति है। 21 मार्च और 23 सितंबर के अलावा ये वायुदाब पेटियां शिफ्ट होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। जैसे जब सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत पड़ती हैं, तो फिर ये वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो ये वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को आप इन वायुदाब पेटियों को यहीं पर देखेंगे। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में मिलेगी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के बीच में मिलेगी। और इसी प्रकार से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट दोनों गोलार्धों में 7 से 65 के बीच में मिलेगा। और साथ ही साथ दोनों गोलार्धों में 80 से 90 के बीच में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये आपको मिलेगा। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर के बाद में इन वायुदाब पेटियों में शिफ्टिंग होती है, स्थानांतरण होता है। उस शिफ्टिंग को भी हम समझेंगे, क्योंकि इसी शिफ्टिंग के कारण जो पवने हैं, जैसे ट्रेड विंड वगैरह है, वो मानसूनी विंड में कन्वर्ट होती है। अब जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा हुआ है कि जो वायुदाब और टेम्परेचर के बीच में सामान्य तौर पर जो संबंध होता है वो रेसिप्रोकल रिलेशन का संबंध होता है। यानी टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में व्युत्क्रम संबंध होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये बात हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि तापमान और वायुदाब के बीच में व्युत्क्रम संबंध होता है। ये जो 4 वायुदाब पेटियाँ हैं, इन 4 वायुदाब पेटियों को 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में जो वायुदाब पेटी है ये जो वायुदाब पेटी है, इस वायुदाब पेटी का प्रेशर लो होता है। और इसके प्रेशर के लो होने का कारण है हाई टेम्परेचर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ष लगभग सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर पूरे साल उच्च तापमान होता है। और इस उच्च तापमान के कारण यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं, कन्वेक्शनल करंट बनाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर वायुदाब कैसा होगा, कम होगा। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के निम्न वायुदाब का जो मुख्य कारण है वो हाई टेम्परेचर है। लेकिन जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इस वायुदाब पेटी के
उच्च वायुदाब का कारण टेम्परेचर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि 30 से 35 के बीच में भी तापमान हमको ज़्यादा ही मिलता है। 30 से 35 का जो एरिया होता है पृथ्वी में वहाँ पर वर्ष के 1-2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो पूरे साल उच्च तापमान की स्थिति होती है 30 से 35 वाले में, और ये उपोष्ण के अंतर्गत आता है। तो वर्ष के 1-2 महीनों को छोड़ करके 30 से 35 वाले एरिया में पूरे साल उच्च तापमान रहता है। इसीलिए सैद्धांतिक रूप से इस वायुदाब पेटी का वायुदाब कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर प्रेशर कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम होने के बजाय प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यह वायुदाब पेटी के वायुदाब का संबंध तापमान से नहीं है, बल्कि इस वायुदाब पेटी के वायुदाब का संबंध कुछ अन्य कारणों से है। उच्च वायुदाब का संबंध कुछ अन्य कारणों से है। उसी प्रकार से बच्चों 60 से 65 के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है। जैसे 60 से 65 के बीच के एरिया में अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो यह क्षेत्र हमको अलास्का में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, साइबेरिया ये वो एरिया है। ठीक है, यानी ये क्षेत्र आपको ग्लोब में कहाँ पर मिलेगा? ग्लोब में जब हम 60 से 65 पर जाएंगे तो हम कहाँ पर होंगे? हम अलास्का में होंगे, हम कनाडा में होंगे, कनाडा के ऊपरी भागों में होंगे, हम ग्रीनलैंड में होंगे, आइसलैंड में होंगे, हम नॉर्वे में होंगे, साइबेरिया में होंगे। तो इस क्षेत्र में आमतौर पर टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर वायुदाब अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वायुदाब अधिक होने के बजाय वायुदाब यहाँ पर कम होता है। तो इसका मतलब है कि इस पेटी के वायुदाब का संबंध भी तापमान से नहीं है। नेक्स्ट आखिर में जो हमारी पेटी है 80 से 90, यहाँ पर लो टेम्परेचर पाया जाता है। ये ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर लो टेम्परेचर पाया जाता है, और इस लो टेम्परेचर के कारण यहाँ पर प्रेशर हाई है। तो इस वायुदाब पेटी के वायुदाब का संबंध भी तापमान से है। तो जो 4 हमने वायुदाब पेटियां पढ़ी हुई हैं, इन 4 वायुदाब पेटियों में से 2 वायुदाब पेटियों का वायुदाब तापमान से संबंधित है और 2 वायुदाब पेटियों का संबंध तापमान से नहीं है। और इसीलिए इन वायुदाब पेटियों को 2 भागों में तोड़ा जाता है। तापजन्य पेटियां यानी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, और दूसरा होता है बच्चों गतिजन्य वायुदाब पेटियां यानी डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो आइए समझते हैं तापजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी हैं और गतिजन्य वायुदाब पेटियां कौन सी हैं। तो जो भी हमने प्रेशर बेल्ट पढ़ी है, इन प्रेशर बेल्ट को हमने 2 भागों में बांट दिया। जो भी हमने प्रेशर बेल्ट पढ़ी हैं, इन प्रेशर बेल्ट को 2 भागों में बांट दिया। पहला तापजन्य वायुदाब पेटियां यानी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, और दूसरा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, गतिजन्य वायुदाब पेटियां, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। जो तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं उनमें से तो एक आएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये तापजन्य वायुदाब पेटी है। दूसरा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी तापजन्य वायुदाब पेटी है। क्यों?
क्योंकि इक्वेटोरियल क्षेत्रों में आमतौर पर पूरे वर्ष हम लोगों को हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस होता है और इस हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लो टेम्परेचर होता है और इस लो टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। यानी कि इस वायुदाब पेटी का जो संबंध है वो तापमान से है, इस वायुदाब पेटी का जो संबंध है वो तापमान से है। लेकिन हमारे पास में दो ऐसी वायुदाब पेटियां हैं जो तापमान से संबंधित नहीं है। एक है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जो उपोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सामान्य तौर पर हाई टेम्परेचर होता है और इस हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर ना होकर के हाई प्रेशर होता है। दूसरा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यानी सब पोलर जो एरिया है 60 से 65 वाले एरिया, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि हमें यहाँ पर लो टेम्परेचर मिलता है और लो टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, परंतु यहाँ पर हाई प्रेशर ना होकर के लो प्रेशर होता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो हमने 4 वायुदाब पेटियां पढ़ी हैं, इन 4 वायुदाब पेटियों को हम 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट और डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग थर्मल बेल्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे ग्लोब पर 3 तापीय पेटियां पाई जाती हैं, 3 तापीय पेटियां पाई जाती हैं। पहली तापीय पेटी उष्णकटिबंध है, पहली तापीय पेटी उष्णकटिबंध है। और उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिक्स या टॉरिड जोन कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। सपोज दैट ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये 23.5 साउथ लैटिट्यूड। 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। तो हमारे ग्लोब पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन, उसी को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन। दूसरी ये एक थर्मल बेल्ट हो गई। दूसरी थर्मल बेल्ट दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 के बीच पाई जाती है। दूसरी थर्मल बेल्ट दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 के बीच में पाई जाती है। 66.5 उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और 66.5 दक्षिण अक्षांश को हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, आर्कटिक सर्कल को उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से भी जाना जाता है और अंटार्कटिक सर्किल को दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी ये टेम्परेट बेल्ट कहलाती है, उत्तरी गोलार्ध की टेम्परेट बेल्ट। उसी प्रकार से ये हो गई दक्षिणी गोलार्ध की टेम्परेट बेल्ट, और दोनों गोलार्धों में 66.5 से 90 तक का जो क्षेत्र होता है, 90 तक का जो जोन होता है, क्षेत्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ये फ्रिजिड जोन और ये फ्रिजिड जोन यानी कि शीत कटिबंध। तो ये जो डायग्राम है ये थर्मल बेल्ट का है, ये जो डायग्राम है ये थर्मल बेल्ट्स का है।
हमारे ग्लोब पर कुल 3 तापीय पेटियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध, दूसरा शीतोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, और तीसरा है शीत कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ये 3 तापीय पेटियां, तो 4 वायुदाब पेटियां, और 4 वायुदाब पेटियों का वितरण ग्लोब में 7 प्रकार से होता है, और इन 4 वायुदाब पेटियों के साथ साथ 3 तापीय पेटियां भी पाई जाती हैं। ठीक, उष्णकटिबंध किसे कहते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं, और इसे उष्णकटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें पूरे साल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ती हैं, और पृथ्वी में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में स्थित जो क्षेत्र है वह सूर्य से सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है। इसलिए पूरे साल यहाँ पर उच्च तापमान की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष सीधी पड़ती हैं। हर दिन किन्हीं न किन्हीं अक्षांशों पर सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, और यह क्षेत्र सबसे अधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है। यही कारण है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, और इसके बाद में 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो 2 ऐसी तिथियां होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च के बाद 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और यही कारण है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं, तो इस फिनोमिना को विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहा जाता है, और इस दिन पूरे ग्लोब में 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो 21 जून के बाद में फिर से सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 21 जून के बाद में सूर्य की किरणें कर्क रेखा के उत्तर में कभी भी लंबवत नहीं पड़ेंगी। 21 जून के बाद फिर 23 सितंबर को पुनः सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ जाती हैं, और 23 सितंबर के बाद में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध के बजाय दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ने लगती हैं, और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो सूर्य की लंबवत किरणों की जो उत्तरी सीमा है उसका निर्धारण 23.5 उत्तरी अक्षांश के द्वारा होता है, और सूर्य की लंबवत किरणों की जो दक्षिणी सीमा है उसका निर्धारण 23.5 दक्षिणी अक्षांश के द्वारा होता है। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा सूर्य की लंबवत किरणों की उत्तरी सीमा बनाती है, और मकर रेखा सूर्य की लंबवत किरणों की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। और इसीलिए कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो स्थित क्षेत्र होता है वह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है, और इसीलिए इसे उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। जहां तक शीतोष्णकटिबंध का सवाल है, टेम्परेट बेल्ट का है, तो कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं, मतलब कर्क रेखा से 90 डिग्री तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेट बेल्ट जो होती है उसको 2 भागों में तोड़ा जाता है। एक को कहते हैं उपोष्ण और या गर्म शीतोष्ण, और दूसरे को कहते हैं शीत शीतोष्ण। जैसे सामान्य तौर पर 23.5 डिग्री से 40 डिग्री
23.5 से 40 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसे सब ट्रॉपिकल कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के आसपास लंबवत पड़ रही होती हैं तो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमको कर्क रेखा तक ही नहीं मिलता है, बल्कि ये बढ़ा हुआ तापमान हमको 40 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है। इसलिए 23.5 से 40 के बीच में वर्ष के 1-2 महीनों को छोड़ करके पूरे साल उच्च तापमान रहता है, पूरे साल उच्च तापमान रहता है। और हमने जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पढ़ी थी, इस हिसाब से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होने के बजाय सैद्धांतिक रूप से कम होना चाहिए। तो 23.5 से 40 तक का जो क्षेत्र होता है उसे ही गर्म शीतोष्ण या उपोष्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है वायुदाब पेटियों का एक एक रूप में अध्ययन करते हैं, एक एक वायुदाब पेटी का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जैसे वायुदाब पेटी में हम एक तथ्य और सीख लेते हैं। जैसे ये आपकी समझ में आ गया होगा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के लो प्रेशर का कारण क्या है, हाई टेम्परेचर, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के वायुदाब पेटी का उच्च वायुदाब का कारण क्या है, लो टेम्परेचर। इनके वायुदाब को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ष सूर्य की किरणें लगभग इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं, तो इक्वेटोरियल क्षेत्रों की जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर की ओर जाती है। इक्वेटोरियल क्षेत्रों की जो गर्म हवा है वो हल्की होकर उसका आयतन बढ़ता है, ऊपर की ओर जाती है। और ये जो हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर जा रही है, इसे असेंडिंग ऑफ एयर्स कहा जाता है, यानी वायु का आरोहण। यहाँ पर वायु का आरोहण होता है। ये इक्वेटोरियल क्षेत्रों की गर्म हवा है। जैसे जब कहीं पर भी जब सतह के तापमान में वृद्धि होती है तो सतह के संपर्क की जो वायु होती है वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है, और गर्म वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो इसे वायु का आरोहण कहते हैं, असेंडिंग ऑफ एयर कहा जाता है। इसी को कन्वेक्शनल करंट भी कहते हैं, संवहनीय धाराएं भी कहते हैं। तो ये वायु का आरोहण हो रहा है, और ये वायु कहाँ तक जाएगी, क्षोभ सीमा तक जाएगी। ये वायु क्षोभ सीमा तक जाएगी, और क्षोभ सीमा तक पहुँचते पहुँचते इसके तापमान में कमी हो जाएगी। फलस्वरूप जब वायु यहाँ पर थी तो गर्म थी और हल्की थी, लेकिन जब यही वायु क्षोभ सीमा तक जाएगी तो इसका तापमान कम हो जाएगा और यह वायु भारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में जाने पर तापमान में कमी होती है, और जिसे हमने नॉर्मल लैप्स रेट के रूप में पढ़ा हुआ है कि क्षोभ मंडल में जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई जाती है। जब ये वायु क्षोभ सीमा पर पहुंचती है तो ठंडी होती है, ठंडी होकर के भारी होती है, और ये वायु 2 दिशाओं में मुड़ जाती है। ये वायु 2 दिशाओं में मुड़ जाती है। यहाँ पर वायु का एक्यूमुलेशन होता है, और इसके बाद में वायु उत्तर और दक्षिण मुड़ जाती है। सामान्य तौर पर जेट स्ट्रीम बनाती है, और चूंकि ये वायु भारी है तो ये कहाँ पर उतरती है, 30 से 35 के बीच में उतरती है। ये वायु 30 से 35 के बीच में उतरती है। ये जो ठंडी वायु नीचे उतर रही है इसे कहा जाता है वायु का अवरोहण या वायु का अवतलन, सबसिडेंस ऑफ एयर और डिसेंडिंग ऑफ एयर। ये असेंडिंग ऑफ एयर है, और यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा। ये असेंडिंग ऑफ एयर है, और ये जो हवा है इसे कहा जाएगा डिसेंडिंग ऑफ एयर, वायु का अवतलन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल क्षेत्रों की गर्म वायु क्षोभ सीमा के आसपास ठंडी होती है, उत्तर और दक्षिण में मुड़ती है,
और दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के बीच में उतरती है। चूंकि यह हवा 30 से 35 के बीच में उतरती है और हमने ये सीखा हुआ है कि जहाँ से वायु का आरोहण होता है, जहाँ से गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर की ओर उठती है, तो वहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है, लेकिन यही गर्म हवा ठंडी होकर के जिस किसी दूसरी जगह पर उतरेगी वहाँ के वायु दाब को बढ़ा देती है। यही कारण है बच्चों कि 30 से 35 के बीच में हाई टेम्परेचर होते हुए भी इस वायुदाब पेटी का जो वायुदाब है वो लो ना होकर के हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्रों की हवा का अवतलन होता है, यानी सबसिडेंस होता है। तो दूसरा, इसके अलावा पृथ्वी के रोटेशन के द्वारा जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की हवा है, पृथ्वी के रोटेशन के द्वारा 60 से 65 के बीच की जो हवा है वो डिस्पर्स होकर के ऊपर की ओर जाती है, क्षोभ सीमा तक जाती है और दो भागों में मुड़ती है। इसकी एक शाखा 80 से 90 पर उतरती है और इसकी जो दूसरी शाखा है वो 30 से 35 पर उतरती है। तो आप देख रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में या 30 से 35 वाले एरिया में, ग्लोब में 30 से 35 वाले क्षेत्र में एक एक जगह की नहीं बल्कि दो दो जगह की वायु का अवतलन हो रहा है। इक्वेटोरियल क्षेत्र की वायु का अवतलन भी 30 से 35 के बीच में हो रहा है और ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों की वायु का अवतलन भी 30 से 35 के बीच में हो रहा है। यही कारण है कि 30 से 35 के बीच में जो वायुदाब पेटी पाई जाती है उस पेटी का वायुदाब हाई टेम्परेचर के होते हुए भी जो है उच्च होता है। उम्मीद है ठीक है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वायुदाब पेटी और इस वायुदाब पेटी का जो संबंध है वो तापमान के द्वारा नहीं है, जैसे हमने डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट के रूप में पढ़ा हुआ है। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, 60 से 65 की जो हवा है, बीच की हवा है, वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण डिस्पर्स होती है, क्षोभ सीमा तक जाती है। इसकी एक शाखा 80 से 90 के बीच उतरती है और इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो 30 से 35 के बीच में अवतलित होती है। ठीक है, अवतलित होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वास्तव में वायुमंडल के ऊपरी भागों में चलने वाली हवा है, जैसे पवन। ठीक है, जैसे जो एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन होता है वायुमंडल में, जब हम लोग वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करते हैं या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में दोनों प्रकार की हवाओं का अध्ययन करना पड़ता है। क्षैतिज पर चलने वाली हवाओं का भी अध्ययन करना पड़ता है, यानी सतह पर चलने वाली हवाओं का अध्ययन करना होता है, और सतह पर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें क्षैतिज पवनें कहते हैं, और वायुमंडल में जो चलने वाली हवाएं होती हैं उन्हें एयर के नाम से जाना जाता है, उन्हें वायु के नाम से जाना जाता है। ये विंड होती हैं, यानी क्षैतिज सतह पर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें पवन कहते हैं, और वायुमंडल में चलने वाली जो हवाएं होती हैं यानी ऊर्ध्वाधर जो हवाएं होती हैं उन्हें एयर के नाम से जाना जाता है। और एयर और विंड का ये जो मिला जुला रूप होता है उसी को वायुमंडलीय परिसंचरण या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या जो वायुमंडल के ऊपरी भागों में ये जो हवा का या एयर का सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्कुलेशन में आपको 3 सेल दिखाई दे रही होंगी। इसको पहली सेल बोलते हैं, इसको दूसरी सेल बोलते हैं और इसको तीसरी सेल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल। इस सेल को हेडली सेल बोलते हैं।
हेडली कोशिका, हेडली सेल, इस सेल को फेरल सेल कहा जाता है और इस सेल को ध्रुवीय सेल के नाम से जाना जाता है। तो हेडली सेल किनके बीच में पाई जाती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो सेल है उसको हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। फेरल सेल किनके बीच में पाई जाती है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में जो सेल है उसको फेरल सेल कहते हैं। और ध्रुवीय सेल किनके बीच में पाई जाती है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में जो सेल है इसको ध्रुवीय सेल के नाम से जाना जाता है और इसको बोलते हैं ट्राइसेलुलर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, यानी वायुमंडल का त्रिकोशीय परिसंचरण, वायुमंडल का त्रिकोशीय परिसंचरण। और जब हम वायुमंडल के त्रिकोशीय परिसंचरण के बारे में बात करते हैं तो उसमें 3 सेल हमको पढ़ने को मिलती है, हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल। हेडली सेल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच पाई जाती है और फेरल सेल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में पाई जाती है। ध्रुवीय सेल पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो और इसी प्रकार से जो हवाएं हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में चलती हैं, तो एक हवा हमको बच्चों यहाँ पर मिलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक हवा हमको यहाँ पर मिलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक हवा हमको यहाँ पर मिलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक हवा हमको यहाँ पर मिलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक हवा हमको यहाँ पर मिलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर और इसी प्रकार से एक हवा हमको यहाँ पर मिलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर और एक हवा हमको मिलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अगर हम इस ग्लोब पर या पवनों को समझना चाहें तो एक पवन हमको दोनों गोलार्धों में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में मिलेगी, एक पवन हमको दोनों गोलार्धों में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में मिलेगी और एक पवन हमको दोनों गोलार्धों में सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में मिलेगी। आगे वायुदाब पेटियों में जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इसको हम लोग आगे ITC-Z के रूप में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है उसे हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ITC-Z क्यों कहा जाता है, क्योंकि ITC-Z हमारे ग्लोब पर निम्न वायु दाब का वह क्षेत्र होता है जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक हवाएं आपस में मिलती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो वायुदाब पेटियां हैं वो स्थिर नहीं होती हैं और वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होता रहता है और स्थानांतरण मूवमेंट इनका किस प्रकार से होगा, जैसे जैसे सूर्य की लंबवत किरणों का स्थानांतरण होता जाएगा उसी प्रकार से उसी दिशा में वायुदाब पेटियों का भी खिसकाव या वायुदाब पेटियों का भी शिफ्टिंग स्थानांतरण होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।